अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोवलेंट सॉलिड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक सॉलिड्स को डिस्कस किया था। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफ़ा पेपर्स में कोवलेंट सॉलिड्स भी आ चुका है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ चुकी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स भी। तो बच्चे आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ज़रा नाम के ऊपर अगर गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे हमने आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था कि वो सॉलिड्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स जिनमें जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं या जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट सॉलिड्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसकी डेफिनेशन को ज़रा नोट कीजिए। द सॉलिड्स in which atoms are joined together by covalent bonds। वो सॉलिड्स जिसमें जो एटम है वो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं, हेल्ड होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए या कोवलेंट बॉन्ड की वजह से वो आपस में मिले होते हैं, उन्हें कहा जाता है बेटा कोवलेंट सॉलिड्स। या ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन और भी सिंपल हो सकती है। द सॉलिड्स आर फॉर्म्ड, दो सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। द सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से सॉलिड बनते हैं उन्हें कहा जाता है कोवलेंट सॉलिड्स। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्रेफाइट, ये हम ग्रेफाइट के बारे में पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, एनिसोट्रॉपी के अंदर। डायमंड, ये सारे ही बच्चे जो हैं ये कोवलेंट सॉलिड्स हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सारे जो हैं बेटा, और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये सारे कोवलेंट सॉलिड्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझाता चलूँ। बच्चे ये समझें पहले कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये वैसे आपने 9th 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड होता है कि जब दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि कोई भी दो एटम हैं, मिसाल के तौर पर ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह दूसरा एटम है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बेटा डुप्लेट रूल के मुताबिक पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल करने के लिए ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये कोई भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, ना वो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना वो दे रहा है, सिर्फ इन दोनों की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड बनता है। और इस बॉन्ड में ये होता है, इस बॉन्ड की खासियत ये है कि इसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा आयंस के दरमियान में होती है, आयन बिटवीन 2 आयंस होती है। यहाँ पर कोई भी आयन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड जो होता है या कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं, इन्हें नॉन पोलर कंपाउंड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन पोलर कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सबसे पहले बेटा इनकी टाइप्स पे आते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्लियर हुआ है? तो कोवलेंट बॉन्ड हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टरों के अंदर
तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड या सॉलिड बनता है उसे कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। तो बच्चे इसकी ज़रा टाइप्स को देखें, ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स होती हैं इसकी। पहली होती है जिसमें सॉलिड्स के जो एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं और कोई भी एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना देते हैं। जॉइंट सॉलिड्स आप कह सकते हैं, जॉइंट सॉलिड बनाते हैं। जॉइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, इसका मतलब है बहुत बड़ा, तो कोई बहुत बड़ा सॉलिड बनाते हैं। इसकी आप यहाँ पर आप यूँ भी लिख सकते हैं, द सॉलिड्स इन विच एटम्स आर जॉइंट टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव जॉइंट सॉलिड्स, एंड गिव जॉइंट सॉलिड्स, यानी कि ये बड़ा स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें, जॉइंट सॉलिड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो बेटा ये होते हैं हमारे पास डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर बड़ा उलझा हुआ होता है। एक और सिलिकॉन कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड टाइप ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं बेटा। तो इनके बड़े उलझे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, एटम्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। दूसरी इसकी टाइप बेटा ये है, दूसरा कोवलेंट सॉलिड्स बनते हैं लेयर्स फॉर्म के अंदर, लेयर्स सॉलिड्स, लेयर स्ट्रक्चर सॉलिड्स आप कह सकते हैं, लेयर स्ट्रक्चर सॉलिड्स। लेयर स्ट्रक्चर सॉलिड्स मसलन के उनमें लेयर्स बनी होती हैं। जैसे इसको ज़रा थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। इसके अंदर इसकी एग्जांपल बेटा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेयर्स फॉर्म में होता है। ऐसे होता है ना बेटा, मसलन ये देखें, ये जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर इसी तरह ये आगे जो है ये उलझा हुआ होता है। इस तरीके से ये इसी तरीके से बेटा ये चलता जाता है। ये मैंने एक बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है डायमंड का, कि इसी तरह बेटा ये स्ट्रक्चर जो है ये आगे के आगे बनता जाता है। तो ये जॉइंट स्ट्रक्चर आपको एक बन जाएगा जिसमें सारे एटम्स एक दूसरे के साथ उलझे होंगे, एक दूसरे के साथ मिले होंगे, एक एटम दूसरे एटम में घुस रहा होगा, तो ये बड़ा। लेकिन जो लेयर स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ये लेयर सीधा सीधा लेयर्स की फॉर्म में होती है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लेयर्स का, लेयर स्ट्रक्चर जो लेयर्स की फॉर्म में होता है। लेयर्स आप सबको पता है बेटा, ये लेयर स्ट्रक्चर है, ये सिंपल सीधा सीधा लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जॉइंट स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर, और ये लेयर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये दोनों चीज़ें आपने पिक की हैं, ये दोनों किस तरह बनते हैं। चलें आगे आए बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी नोट कीजिए, शाबाश, कि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये सारे नॉन पोलर होते हैं, इनमें पोलैरिटी होती ही नहीं है, कोई इनमें आयंस नहीं फॉर्म होते हैं, कोई इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। बल्कि दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखें, यही लिखें, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। ये हार्ड होते हैं, ये भी दे आर वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं।
दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट जो हैं बच्चे वो हाई होते हैं, लेकिन शार्प नहीं होते, ये याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, शार्प का मतलब था फिक्स, शार्प कहते हैं फिक्स होना। जैसे हमने कई दफ़ा ये चीज़ बेटा डिस्कस की है कि जैसे हमारे पास NaCl जो है वो ये आयनिक सॉलिड है, अब इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 801 सेल्सियस है। अब ये फिक्स है, ये शार्प है, ये जब भी 801 पर जाएगा ये सारे का सारा ही मेल्ट हो जाएगा, इसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे 801 पर, तो इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम इसी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, मसलन उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 500 से लेके वो 600 तक सेल्सियस तक वो मेल्ट होता ही रहता है, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट रेंज। तो ये रेंज है कि 500 से शुरू हो जाएगा मेल्ट होना और 600 सेल्सियस तक मेल्ट होता ही रहेगा, या 550 तक, 540 तक, 570 तक मेल्ट होता रहेगा। तो इनको हाई मेल्टिंग पॉइंट तो कह सकते हैं, लेकिन इनको शार्प मेल्टिंग पॉइंट हम लोग नहीं कहते। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बात कुछ क्लियर हो रही है? चलें, अच्छा यहाँ पर आए बेटा, एक चीज़ के ऊपर गौर करें। अगर बेटा ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इनमें पोलरिटी नहीं होती, तो फिर लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला रूल याद है आपको? तो ये किस में सॉल्युबल होंगे? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे। किसके अंदर सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि ये हैं ही नॉन पोलर। और वो रूल आपने याद रखना है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, के पोलर ने पोलर के अंदर सॉल्युबल होना है और नॉन पोलर ने नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होना है। देयर रिएक्शंस रेट आर स्लो। इनके जो रिएक्शंस के रेट होते हैं वो बड़े स्लो होते हैं। वो क्यों स्लो होते हैं बेटा? इसकी रीज़न यही है कि इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पेपर में पूछा जा सकता है कि द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स आर वेरी स्लो, वाई? तो बच्चे क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर की वजह से इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो ये रिएक्शंस के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके रिएक्शंस रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं। और ये कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर भी यूज़ होते हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं, ये कोवलेंट सॉलिड्स के जो रिएक्शंस हैं, ये कई दफ़ा हफ्तों और महीने भी चलते हैं। इसीलिए जितने भी ये रिएक्शंस होते हैं इनमें हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। बच्चे ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, क्या यूज़ करते हैं? कैटालिस्ट। और वो इन्हीं रिएक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। जो आयनिक सॉलिड रिएक्शन करते हैं उनमें हम कैटालिस्ट यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनमें रिएक्शंस के साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है, वो आयंस के दरमियान होती है। तो इसलिए वो रिएक्शंस रेट उनका फास्टर होता है और इनका स्लो होता है। इज़ इट क्लियर? दे आर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ बेटा, कि सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, ऐसे ही है ना। लेकिन जो इनके जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होते। वो नॉन पोलर में भी सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे डायमंड का है, बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो अट्रैक्शन कर ही नहीं पाते कि वो उनको आप हल करें, वो उनके बॉन्ड्स ब्रेक हों, ब्रेक के बाद वो पानी के साथ किसी भी तरह की इंटरेक्शन करें, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके एटम्स आपस में बहुत उलझे हुए होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कभी भी किसी में हल नहीं होते। और लास्ट प्रॉपर्टी है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होते हैं। अब बैड कंडक्टर क्यों? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और गौर करें बच्चे, बैड कंडक्टर मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि ये नॉन कंडक्टर हैं। नॉन कंडक्टर नहीं है। मेरी दो बातों में डिफरेंस ज़रा कोशिश करना है। एक है नॉन कंडक्टर, एक है बैड कंडक्टर। जैसे इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि आप स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट ही नहीं है, वो कुछ जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कुछ भी, वो स्टूडेंट नहीं है, मतलब जॉब कर रहा है, उसने पढ़ाई छोड़ दी है, स्टूडेंट ही नहीं है। एक स्टूडेंट है, वो लाइक है या नालायक है, लेकिन वो स्टूडेंट है, तो कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि इनमें जो कंडक्टिविटी है वो किस फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है कंडक्टिविटी जो है, वो किस फॉर्म में जो है वो कंडक्टिविटी होनी है। मसलन देखिए ना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चे, मैंने बताया था कि ये हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसी ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में लेयर्स फॉर्म में है, अगर आप ग्रेफाइट में से कंडक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को चाहिए कि जो इसको बैटरी के साथ अटैच कर लिया, कैथोड एनोड, जब हम इसमें करंट पास करवाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लेयर्स, ये लेयर्स हैं, लेयर्स की डायरेक्शन में, लेयर्स की डायरेक्शंस में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, लेकिन जब लेयर्स की फॉर्म में करवाएंगे तो इसमें से कंडक्टिविटी आएगी। लेकिन जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन बदलेंगे, मसलन हम लोग जो हैं वो करंट कंडक्ट करवाते हैं इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द लेयर, परपेंडिकुलर टू द लेयर, इस फॉर्म में करवाते हैं, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरह आएगी तो बच्चे ये कभी भी पास नहीं होगी, तो ये वहाँ पर कंडक्टिविटी शो नहीं करवाएंगे। इसलिए इन्हें बैड कंडक्टर कहा है मैंने, कि ये कंडक्टिविटी करते हैं अगर आप ख़ास तौर पर लेयर स्ट्रक्चर में, जॉइंट स्ट्रक्चर कंडक्टिविटी नहीं करते, जो जॉइंट सॉलिड्स हैं ये कंडक्टिविटी नहीं करते, लेयर स्ट्रक्चर कंडक्टिविटी करते हैं, वो भी उस डायरेक्शन में अगर लेयर्स की फॉर्म में करंट की डायरेक्शन है तो, लेयर्स की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है तो लेयर्स फॉर्म के अंदर करंट उस वक्त गुजरेगा जब करंट की जो कंडक्टिविटी है वो लेयर फॉर्म के अंदर होगी। अदरवाइज़ जो है अगर अपोजिट करेंगे तो उसमें कंडक्टिविटी शो नहीं होगी, कंडक्टिविटी शो नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक कर लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग से इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और पूरा टॉपिक ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग से इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बेटा आप सारे बच्चे पूछ सकते हैं, और जो बच्चे वीडियो देखते हैं बच्चे वो कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।